ध्यान दो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के आज के क्लास में हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बायोट-सावर्ट लॉ। तो ध्यान दो, क्या है बायोट-सावर्ट लॉ? बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम आते हैं शुरुआत से कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास के क्षेत्रों में, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या एक्सपेरिमेंटली हम पहले क्लास में जाने थे। लेकिन यह करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास के क्षेत्रों में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है यह हमें नहीं पता है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम पढ़े हैं बायोट-सावर्ट लॉ। तो माना कि एक कंडक्टर है जिससे करंट बह रहा है आई, लेट देयर बी ए कंडक्टर थ्रू विच करंट आई फ्लोज। माना कि कोई कंडक्टर है जिससे कि करंट आई बह रहा है, ठीक है। कोई कोई पॉइंट है जो कि एलिमेंटल लेंथ dl से r डिस्टेंस पर है। लेट P be a point at distance, let P be a point at distance r from elemental length dl of conductor। एक कंडक्टर है जिससे करंट I बह रहा है और P कोई पॉइंट है जो कि कंडक्टर के छोटा सा लेंथ dl से r डिस्टेंस पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dl के कारण, या dl लेंथ के कारण जिससे करंट बह रहा है, उस छोटे से लेंथ के कारण P पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो होगा dB वेक्टर। B मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा लेंथ dl के चलते लिख रहे हैं, इसलिए यहां पर dB लिखे हैं। होता है, देखो सुनो, म्यू नॉट, इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब, जहां म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है। इसको बस याद रखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है। यह कैसे आया है आगे की क्लास में पता चलेगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहो। म्यू नॉट जो है इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी कहते हैं, और इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। मतलब एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। तो यह हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया है, और इसको स्केलर फॉर्म लिखें तो dB बराबर लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r साइन थीटा बटा में r क्यूब। A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। थीटा क्या है? आइडियल और r के बीच का एंगल है। मान लो यह आइडियल इधर जा रहा है, इधर, और यह r है, यही थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, dB बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो यहां पे ध्यान दो, समझो
कि बायोट सावर्ट लॉ क्या है, इसको अगर एग्जाम में आता है तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं कि करंट, एक कंडक्टर है जिससे कि करंट आई बह रहा है, इसके आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड है। माना कि कोई पी पॉइंट है जो यहाँ डीएल लेंथ से आर डिस्टेंस पर है। अब इस पी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका फार्मूला हम लिख दिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यू। सब एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, इसलिए इसे याद कर लेना, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे हटाते हैं, इसको नोट कर लोगे, एक स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते जाना है बच्चों। जितना मेहनत करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ना है, ध्यान दो बच्चों। तो dv बराबर मेरा आया क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। यह बायोट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है। और बायोट सावर्ट लॉ लिखा कैसे जाता है, बायोट सावर्ट लॉ इज समराइज्ड कैन बी समराइज्ड एज, पहला dv जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड होगा। dv जो होता है dl साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और खासकर सी थीटा पर भी डिपेंड करेंगे। dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मैग्नेटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और चौथा बात है इसमें, कहेगा बायोट सावर्ट लॉ क्या है, तो बायोट सावर्ट लॉ है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के थ्रू बहने वाले करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आइडियल एंड आर, आइडियल और आर के प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। इसको बच्चों नोट कर लो, यह फार्मूला याद रखना है, यही बच्चों बायोट सावर्ट लॉ है, एक्सपेरिमेंट करके लाया गया और इस फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जाम में हम लोग आंसर देते हैं। यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है, उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मानना है। वैक्यूम में यही वैल्यू होता है, अगर मीडियम बदलेगा तो यहाँ और भी वैल्यूज म्यू नॉट म्यू आर आता है, वो आगे चैप्टर्स में तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। अभी तक तुमको सिर्फ यह बताया गया कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट बहेगा तो कंडक्टर अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर होगा। जहां म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई करंट है, डीएल छोटा सा लेंथ है, थीटा जो है करंट और आर के बीच का एंगल है, आर जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कंडक्टर है। और इसी लाज को, इसी नियम को इस तरह से हम लोग समराइज करते हैं। हटाएं इसे, नोट करते जाना है बच्चों। अब इस क्वेश्चन की इस जो फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करके कुछ क्वेश्चन हम बनाकर दिखाते हैं, ध्यान से समझना। देखो, पहला बात कि अगर कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, इससे करंट बह रहा है आई, यहां पर एक पॉइंट ले रहे हो P1 और एक पॉइंट ले रहे हो यहाँ P2, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है और R जो है ऐसे ही लोगे, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। करंट का डायरेक्शन ऐसे है, P2 अगर पॉइंट होगा तो R ऐसे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा आ गया 180 डिग्री।
तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड P पर 0 होगा और यहाँ P2 पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। किसी भी करंट कैरिंग वायर के चलते P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन करंट का डायरेक्शन और R का डायरेक्शन, R कैसे लेना है, तो R वायर से P पॉइंट से ले ली R, तो इससे लाइन सीखने को मिला। इन लाइन ऑफ if point lies at extended line of straight current carrying conductor, straight current carrying conductor, मतलब कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और पॉइंट जो है उसी के लाइन में लाई, उसके एक्सटेंडेड लाइन पर रह रहा है, बढ़ा हुआ भाग पर यहाँ P1 या P2 पड़ रहा है, तो उसी लाइन पे पड़ गया ना। लाइन पॉइंट लाइज ऑन एक्सटेंडेड लाइन ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज 0। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमेशा ध्यान देना। कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रेट वायर के लाइन पर पड़ जाए तो वह हमेशा उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसको नोट कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते जाना है और पूरा मेहनत से चीजों को सीखना है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे फिजिक्स में उतना ज्यादा अच्छा निखर कर आओगे बाबू। देखो एक क्वेश्चन है, एक सेमी सर्किल है, ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। सेमी सर्किल है, इसका रेडियस R है, ठीक ना। इस पॉइंट मान लेते हैं O, करंट बह रहा है I। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब देखो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी तक किसी भी करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। उसका कारण यह है बच्चों कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और आज के क्लास में ही हम जाने कि करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो देखो यहाँ पे 3 सेक्शन हम मान लेते हैं, इसको फर्स्ट सेक्शन, इसको सेकेंड सेक्शन और इसको थर्ड सेक्शन हम मान ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट जो सेक्शन है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे B1। तो वायर के लाइन में ही पॉइंट पड़ रहा है, वायर के लाइन में पॉइंट पड़ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन, ये वाला सेक्शन थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन B3 नाम दे रहे हैं, B 0 होगा। क्यों 0 हुआ? क्योंकि इस वायर के लाइन में पॉइंट पड़ रहा है, इस वायर के पीछे लाइन में पॉइंट पड़ रहा है। तो यह बात अब याद कर लो, किसी भी स्ट्रेट वायर के लाइन में, किसी भी स्ट्रेट वायर के लाइन में अगर पॉइंट पड़ जाए तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सेकेंड सेक्शन, उसे ही B नाम देते हैं। तो किसी भी कर्व वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में R²। μ0/4 पाई तो बस बच्चों कांस्टेंट है, B2 नाम दो। μ0/4 पाई, I करंट बह रहा है, I dl मतलब लेंथ। तो इस वायर का क्या लेंथ है बच्चों? टोटल लेंथ क्या है? टोटल वायर के चलते
हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इस वायर का बाबू लेंथ क्या है, तो पाई आर है, पाई आर। साइन थीटा, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो करंट बह रहा है ऐसे टेंजेंशियली, किसी भी कर्व से, अगर कर्व लाइन से, कर्व कंडक्टर से अगर करंट बह रहा है तो करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, टेंजेंट खींच के करंट का डायरेक्शन दिखाएंगे। और आर बच्चों यह है डिस्टेंस आर, ठीक है। अगर यह देखो पिछला अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ रहे थे कि इस तरह था और यहां पॉइंट था, तो ऐसे ही ना एंगल लेते हैं थीटा। यहां पर सर्कुलर सेक्शन जब कभी भी होगा, कभी भी याद कर लो, सर्कुलर सेक्शन होगा तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री बनता है। 90 लिख दिए, आर स्क्वायर, आर से आर खत्म, पाई से पाई खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझो कि अगर कोई भी सर्कुलर सेक्शन है और उसके सेंटर पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सर्कुलर सेक्शन में समझो, सर्कुलर सेक्शन में करंट का डायरेक्शन तो टेंजेंशियल होता है। करंट का डायरेक्शन बच्चों क्या होता है, टेंजेंशियल। तो करंट टेंजेंट है और सेंटर से जो डिस्टेंस वो रेडियल ले रहे हैं, तो रेडियस में या टेंजेंट में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री ले लिए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए B2 का वैल्यू हो गया म्यू नॉट I बाई 4R, ठीक है। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो बाकी दोनों तो जीरो आया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O बराबर आ गया म्यू नॉट I बाई 4R। समझ में आया ठीक, नहीं तो वीडियो रिपीट करना और आगे के क्वेश्चन को हम बताते हैं धीरे धीरे और फील आते जाएगा। इसको नोट कर लोगे बच्चों। जितना देखो ध्यान दो, किसी भी स्ट्रेट वायर के चलते उसके लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, तो इसके चलते जीरो, इसके चलते जीरो, इसके चलते निकालना है। अब सर्किल के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, उसको लिख देंगे, बन जाएगा। हटाते हैं बच्चों इसको। जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतना ज्यादा बच्चों मेहनत करो, ठीक है। जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं हम, उतना ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि फिजिक्स का पढ़ाई, मैथ का पढ़ाई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ करके बोर्ड में हमें अच्छे मार्क्स तो लाना ही है और अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा करना है। इसलिए मेहनत हमेशा बच्चों करते रहना है। अब सवाल देखो, देखो एक ऐसा सेक्शन दे दिया, सर्कुलर सेक्शन है या सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। और यहां पे सेंटर है इसका O, एंगल बन रहा है थीटा, रेडियस दिया है R। फाइंड PQ नाम देते रहे, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू PQ। इस PQ के चलते, PQ में जो करंट बह रहा है उसके चलते यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसका बस सिंपल फार्मूला है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि एक कांस्टेंट है, आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। आर मतलब, आर का मतलब होता है एलिमेंटल लेंथ और पॉइंट के बीच का दूरी। तो यहाँ जो सर्किल का पार्ट है, यह एक सर्किल का पार्ट है और O उसका क्या है, सेंटर है, समझो। तो एक सर्किल का पार्ट है, तो कोई भी पोर्शन से पॉइंट जो है R डिस्टेंस पर होगा, तो डिस्टेंस तो पता है, करंट I बह रहा है पता है, dl मतलब लेंथ हो गया और थीटा तो 90 डिग्री होगा। सर्कुलर सेक्शन और सेंटर का जब भी बात आ जाएगा तो यह थीटा जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा बच्चों। तो लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई I। अब dl मतलब लेंथ। तो एक बात याद रखो बच्चों, थीटा बराबर होता है L बाई R। यह ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ सेक्शन होना चाहिए। यह जो एंगल है ना थीटा, वो होता है आर्क लेंथ, इसका लेंथ मान लिए L
अब बाई आर रेडियस आर, तो एल बराबर हो गया आर थीटा। तो यह जो लेंथ है टोटल लेंथ इसका पी क्यू का वह क्या होगा आर थीटा। थीटा की जगह 90 डिग्री लिखेंगे बाई आर स्क्वायर, आर कैंसिल हो गया। तो बी बराबर मेरा आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई आर। आराम से क्वेश्चन बन गया मेरा। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल है। इसमें ध्यान दो कि हम लोग को यहाँ पे लेंथ टोटल इसलिए ले रहे हैं कि टोटल लेंथ, टोटल कोई भी लेंथ लेंगे तो डिस्टेंस हमेशा आर है, तो टोटल लेंथ लेंगे तो इसके चलते टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा और थीटा हमेशा 90 डिग्री बन रहा है। बस सर्कुलर सेक्शन के लिए दिमाग में घुसा लो कि कभी भी सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, किसी सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। इसको हटा लेते हैं बच्चों। देखो थोड़ा मेहनत करोगे सब कुछ धीरे धीरे करके दिमाग में आ जाएगा और सब कुछ अच्छा से समझ जाओगे, बस मेहनत करते रहना है। देखो ध्यान देना, इस तरह से एक सर्किल है, यहां पे सेंटर O है, इस तरह दिया हुआ है, इतना पाप पोर्शन हटा दिया गया। ध्यान दो बच्चों, यहाँ रेडियस R है, पी क्यू यह हो गया, करंट बह रहा है I। ठीक, अब इस करंट के चलते फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू पी क्यू। इस PQ के चलते, PQ में जो करंट बह रहा है उसके चलते क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बताना है। तो ध्यान से बढ़िया से समझो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यह तो कांस्टेंट है, आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। जब सर्कुलर सेक्शन दे रहा है और उसके सेंटर पे निकालना है तो हर एक जगह से सेंटर तो आर डिस्टेंस पे है, तो यह तो फिक्स है आर हो गया। थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंशियल से टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, डीएल मतलब बच्चों लेंथ होता है। तो देखो सर्कुलर सेक्शन होगा तो उसका एंगल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एंगल अभी 3 पाई बाई 2 है, थीटा बराबर एल बाई आर याद रखना, एल बराबर आर थीटा याद रखना लेंथ निकालने के लिए। सर्कुलर आर्क का लेंथ निकालने के लिए बेस्ट मेथड है बच्चों आर थीटा कर दो। आर मतलब रेडियस और थीटा मतलब एंगल। तो 3 क्वार्टर दिया हुआ है, एक क्वार्टर में एंगल 3 पाई बाई, एक क्वार्टर में एंगल पाई बाई 2 होता है, तो 3 क्वार्टर में एंगल क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। आर से आर काटो, पाई से पाई काट दो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला हमें 3 म्यू नॉट आई बाई 8 आर। क्लियर है बच्चों। अब आगे हम लोग बनाते हैं इसमें क्वेश्चन। बस मेहनत से तुम्हें चीजों को सीखना है, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, नोट्स बनाओगे, इसमें अब क्या क्या बातें जान गए तुम, इसको सुनो। किसी भी करंट कैरिंग वायर से आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड आता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बायोट सावर्ट लॉ के द्वारा पता चला कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है। सर्कुलर सेक्शन के लिए आर तो हमेशा फिक्स हो गया, लेंथ ऑफ वाई सेक्शन निकालना पड़ा और थीटा हमेशा 90 डिग्री रहा। किसी भी स्ट्रेट वायर के आगे कोई पॉइंट हो या पीछे कोई पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर हमेशा 0 होगा। अगर पॉइंट अगल बगल होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम आगे की क्लासेज में करेंगे। अब देखो सवाल बहुत ही अच्छा है, यह भी ध्यान से समझना। देखो यह तो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना बाबू। यह एडवांस में आया हुआ, मेंस में आया हुआ भी सवाल है। पी क्यू आर एस, यहां पे एंगल बना है थीटा। ठीक है, यह एक सर्किल है,
सर्किल का एक पार्ट है जिसका रेडियस है a, और यह भी वह भी जो है सर्किल का पार्ट है, इसका रेडियस है b। फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर। O जो है सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ, देखो PQ जो है PS SP जो दिख रहा है SP, वह क्या है, पार्ट ऑफ सर्किल है, पार्ट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस A सेंटर O। ठीक, QR जो है वह क्या है, पार्ट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस B सेंटर O। अब सवाल क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस O पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके चलते होगा, ध्यान दो। एक तो होगा PQ के चलते, एक होगा QR के चलते, एक होगा RS के चलते और एक SP के चलते। क्योंकि करंट कैरिंग सेक्शन तो 4 सेक्शन है, ध्यान देना बढ़िया से। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू PQ, बाबू डायरेक्ट जीरो लिख दिए। क्यों जीरो लिखे सोचो, PQ के लाइन में पॉइंट पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट वायर है और उसके लाइन में कोई पॉइंट पड़ रहा हो, पीछे या आगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू RS क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि RS के लाइन में पॉइंट पड़ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू SP, SP तो एक सर्कुलर सेक्शन का पार्ट है, उसके चलते जब मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, B1 नाम दे रहे हैं। फार्मूला लिखते हैं μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में RS पर। B1 यहां पे लिख दे रहे हैं बच्चों, μ0/4 पाई तो जस्ट एक कांस्टेंट है। करंट बह रहा है I, क्वेश्चन में दिया गया है। DL मतलब लेंथ, तो अभी लेंथ के बारे में पीछे हम सवाल बता रहे थे कि लेंथ ऑफ सर्कुलर सेक्शन निकालने के लिए r थीटा इज द बेस्ट मेथड। तो थीटा एंगल दिया है, रेडियस A पता है, तो A थीटा लिख देंगे। थीटा की जगह यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी सर्कुलर सेक्शन में करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। अगर हम पॉइंट बात करते हैं सेंटर पर, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, रेडियस A दिया है। यहाँ आ गया μ0 I थीटा बटा 4 पाई A। मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू QR, QR के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पर। तो फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा RS पर। μ0/4 पाई I, DL का मतलब लेंथ हो गया, B थीटा साइन 90 डिग्री बटा BS पर। तो आ गया μ0 I थीटा बाई 4 पाई B। अब समझो बच्चों, देखो इस करंट कैरिंग वायर को हम राइट हैंड में पकड़ते हैं। करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में पकड़ते हैं इस तरह से। अंगूठा करंट का डायरेक्शन देखें तो अंगुली किधर मुड़ रहा है, अंदर, यानी कि SP के चलते मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर अंदर होगा। अंदर के लिए डायरेक्शन हम क्रॉस डायरेक्शन देते हैं। क्रॉस डायरेक्शन माने अंदर डायरेक्शन। और इसको अगर हम राइट हैंड में पकड़ते हैं, करंट कैरिंग कॉइल को राइट हैंड में पकड़ लो, अंगूठा करंट का डायरेक्शन देखा तो उंगली मुड़ा हुआ है, इस साइड उंगली किधर मुड़ रहा है, बाहर। तो बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डॉट। इसका मतलब समझो बच्चों
यानी एसपी के चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और क्यूआर के चलते ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। यानी दोनों के चलते मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आ गया। उसे उल्टा तो आना ही था कि इधर करंट बह रहा था कि इधर करंट बह रहा था। करंट का डायरेक्शन भी तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा करेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। एक के चलते अंदर आ गया, एक के चलते बाहर आ गया। ठीक है, तो V1 बड़ा है, V1 माइनस V2 कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। कैसे जाने V1 बड़ा है? रेडियस ए छोटा है तो छोटा से डिवाइड हो रहा है तो यह बड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। वैसे करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर पर निर्भर करता है। आइडियल पर आई पर हाथ रखते हैं दाहिना हाथ और आर की ओर घुमाते हैं, तो डीबी का जो डायरेक्शन है वह आइडियल क्रॉस आर से देखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो आई बच्चों ऐसे है और आर है ऐसे, तो आई से आर अंदर डायरेक्शन दिखाया। इसका आई है इधर और आर है इधर, तो आई से आर डायरेक्शन ऊपर दिखा। बस यह याद रखो कि करंट अगर अपोजिट होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट हो जाएगा। इसको नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यह भी। इसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है बच्चों बायोट-सावर्ट लॉ पे, जो बोर्ड में पूछा जाता है। उस एक्सप्रेशन को अगली क्लास में हम करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा देते हैं अभी, ध्यान दो। मान लो कोई क्यू चार्ज है, कोई चार्ज है क्यू, चार्ज क्यू मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। माना कि कोई चार्ज Q है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है। मतलब चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B में है। मतलब एक ऐसा प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, F इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वह Q इंटू E होगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा चार्ज पर, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा F मैग्नेटिक Q भी क्रॉस B होगा, वेयर V बराबर वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा F, वह क्या होगा? F इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम। तो F जो होगा वह नेट फोर्स ऑन चार्ज जो होगा वह इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो QE प्लस QV क्रॉस B होगा। इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। दिस इज लॉरेंज फोर्स, साइंटिस्ट के नाम पे है लॉरेंज फोर्स। और F बराबर मैग्नेटिक फोर्स जो है वह QV क्रॉस B। दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इफ वेलोसिटी 0 हो तो F बराबर हो जाएगा बच्चों QE, तो ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स, फोर्स एक्ट्स। समझना बच्चों, कोई चार्ज है वह मूव कर रहा है ऐसा फील्ड में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण नेट फोर्स ऑन चार्ज QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B होगा। यह लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, इसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। अगर वेलोसिटी 0 होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह। अब देखो बाबू, मान लो कि एक ऐसा स्पेस है जहां पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है।
और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा है। इफ ए चार्ज particle moves in both electric field and magnetic field, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स acts on electric force and magnetic force acts on charge। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेगा। ठीक है बाबू, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेगा। इफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स are equal in magnitude and opposite in direction, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ऐसा हो कि वैल्यू में तो दोनों इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, देन नेट फोर्स ऑन चार्ज इज 0 and therefore नेट फोर्स 0 होगा, therefore चार्ज moves undeflected in both electric field and magnetic field। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फेंका गया तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाए तो वह दोनों फोर्स एक दूसरा को कैंसिल कर लेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। सच वेलोसिटी सर्व्स एज वेलोसिटी सेलेक्टर, या इस तरह का वेलोसिटी को वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर कहा जाता है, वेलोसिटी फिल्टर कहा जाता है। अब ध्यान दोगे, इसको नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। देखो कैसे काम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरा के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना, बढ़िया से समझना बाबू। देखो ध्यान दो, Q कोई चार्ज है, उसका V वेलोसिटी है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में यह चार्ज रखा हुआ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो Q भी क्रॉस B फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। क्या लगेगा? QVB, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगेगा QE, F इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? QE। अगर यह और यह दोनों बराबर हो जाए तो कैंसिल कर लेंगे, तो जिस वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरा के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर
perpendicular to each other. Charge moves with velocity perpendicular to both field. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, बोथ फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन इस तरीका से रहा कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा कब? अब सिंपल लॉजिक से सोचो ना बच्चों, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फेंक दिए तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो दो फोर्स लगने लगे। अगर ऐसा डायरेक्शन हो कि दोनों एक दूसरा को कैंसिल कर दे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो चार्ज अनडेविएटेड मूव करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, क्यू से क्यू कट गया तो v बराबर यहां आ गया E बाई बी। यानी इस वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर इस वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव करता है तो वह अनडिफ्लेक्टेड मूव करता है। और यह सभी वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर की तरह सर्व करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जे थॉमसन मास इलेक्ट्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज में मास का रेशियो बताए थे। इसको नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब अगले क्लास में हम लोग बड़े एक्सप्रेशन जो है सर्कुलर कॉइल के चलते मैग्नेटिक फील्ड, वह हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बाबू।